गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मरुस्थल, यानी कि भारत में मरुस्थल के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला के जस्ट दक्षिण में, जिसे हम लोग हिमालय के गिरिपाद में मौजूद स्थल कहते हैं, उसे पढ़े थे भारत का उत्तरी मैदान। उसके बाद हमने पढ़ा था भारत के प्रायद्वीपीय भारत के विषय में, यानी प्रायद्वीपीय पठार के विषय में, जिसमें हमने आपको दक्कन के पठार के विषय में पढ़ाए थे। और इसके ऊपर जो है छोटा नागपुर का पठार और जो अलग अलग अरावली श्रृंखला के आसपास का जो पर्वत श्रृंखला था, पठार श्रृंखला था, उसके विषय में हम लोग पढ़े थे, जिसे हम लोग मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते थे। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय मरुस्थल। सबसे पहले मैं आपको मरुस्थल शब्द का अर्थ बताता हूँ। अक्सर बच्चे ये समझते हैं मरुस्थल का मतलब है एक ऐसा एरिया जो बालू से घिरा हुआ हो और रेत हो, जबकि इसका ये अर्थ नहीं होता है। मरुस्थल का मतलब होता है मरुस्थल, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर मानव या किसी जीव जंतु का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है, वैसे स्थल को हम मरुस्थल कहते हैं। यानी कि जिस जगह पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता या फिर कोई भी प्राणी जात जीवित नहीं रह सकता है, उस स्थान को हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल दो तरह का होता है, एक होता है ठंडा रेगिस्तान और दूसरा होता है गर्म रेगिस्तान, यानी ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। आप इसे इस तरह समझिए, अगर आपके चारों ओर अगर केवल रेत ही रेत है, बालू का रेत, तो आप वहाँ पर जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पानी, हवा और वृक्ष की कमी के चलते आप वहाँ पर जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर केवल बड़े बड़े मोटी मोटी बर्फ की चादर है, इतनी मोटी मोटी चादरें हैं बर्फ की, जिसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं उग सकता। और हमको पता है कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जीवित नहीं रख सकते हैं। तो ये स्थल भी क्या हो जाता है, मरुस्थल कहलाता है। और इस तरह के मरुस्थल को हम सफ़ेद मरुस्थल या फिर ठंडा मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ से बने होते हैं। ओके, तो अब आप केवल मरुस्थल शब्द से वाकिफ़ हो गए होंगे और आपको ये क्लियरली पता हो गया होगा कि मरुस्थल का मतलब केवल एक ऐसा एरिया नहीं होता है जहाँ पर केवल रेत ही रेत मौजूद हो। अब आइए पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल के विषय में। तो सबसे पहले इसके परिचय के विषय में पढ़ते हैं। भारतीय मरुस्थल, जो एक शब्द आपके मन में आता है जब भी हम भारत में मौजूद मरुस्थल के विषय में बात करते हैं, तो आपके मन में ये शब्द आता होगा कि ये केवल भारत में है और साथ ही साथ ये राजस्थान में है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये राजस्थान का एरिया है, और इस राजस्थान के एरिया से पार करके अगर आप पाकिस्तान में पहुंच जाइएगा तो उस एरिया में भी आपको रेगिस्तान मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप आगे गुजरात में बढ़ जाइएगा तो गुजरात के एरिया में भी आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा। और अगर आप ऊपर की ओर बढ़िएगा तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पहुंच जाइएगा, वहां पर भी आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा। यानी आपका रेगिस्तान केवल राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। और साथ ही साथ ये न केवल भारत में है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी मौजूद है। अब हमको ये समझना होगा कि भारत का जो एरिया है वो कितना है और पाकिस्तान का एरिया कितना है। तो देखिए, अगर हम रेगिस्तान के विस्तार के विषय में बात करें तो इसका विस्तार भारत में 85% है, यानी कि 85% एरिया जो है वो भारत में है, और केवल 15% एरिया, यानी कि 15% एरिया जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। साथ ही साथ अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है, यानी कि पूरा जो फैला हुआ क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल 2,33,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2,33,000 किलोमीटर। अब इस चीज़ को थोड़ा क्लियरली लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 2,33,000 किलोमीटर क्या है, केवल रेगिस्तान है। यानी कि भारत में इन सभी राज्यों में मौजूद टोटल हो जाएगा 2,33,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इस रेगिस्तान का एरिया है, जिसमें से केवल 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो राजस्थान में मौजूद है। यानी अगर एक हद से कहा जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ा एरिया किसका है, वो मरुस्थल का है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा राजस्थान ही मरुस्थल है, ओके, याद रखिएगा। अब ये क्षेत्रफल के विषय में देख लिए। अब आपको हम राजस्थान का क्षेत्रफल बताते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,293 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख, जो 3,42,000 है तो हम इसे 3.5 लाख कह सकते हैं, 3.5 लाख के आसपास है। और उसमें से 2.5 लाख के आसपास क्या है, आपका रेगिस्तान है। मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट
जो एरिया है उसमें आपको क्या मिलेगा, 1,00,000 किलोमीटर एरिया, ओके सॉरी फीट बोल दिए थे, 1,00,000 किलोमीटर का एरिया जो है वहाँ पर रेगिस्तान नहीं है। तो ये चीज़ आप माइंड में सेट रखिएगा हमेशा कि राजस्थान के पूरे एरिया में रेगिस्तान नहीं है, बल्कि राजस्थान के आधे से भी अधिक एरिया में क्या है, रेगिस्तान फैला हुआ है। अब आपको देख लेते हैं, हमने बताया आपको जो रेगिस्तान है उसका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, भारत और पाकिस्तान में मौजूद है। देखिए भारत में 85% है और पाकिस्तान में 15% है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान के नाम से जानते हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो एरिया है हम उसे चोलिस्तान कहते हैं, और हमें इसके विषय में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हम पढ़ेंगे जो एरिया भारत में मौजूद है, क्योंकि इस टॉपिक का ही नाम है भारतीय मरुस्थल। अब इस भारतीय मरुस्थल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम इसे कहते हैं भारतीय मरुस्थल, या फिर थार मरुस्थल, या फिर केवल थार कहते हैं, और अगला जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, हम हिंदी में भी इसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कह सकते हैं। तो इसी का नाम है जो भारत में फैला हुआ है। और भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो इस तरह हमने देख लिया कितना क्षेत्रफल है, राजस्थान में कितना है, कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में कितना फैला हुआ है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें मौजूद है, जिसको हम लोग हिंदी में चौहद्दी कहते हैं, या फिर इसके आसपास मौजूद क्षेत्र। तो ये जो एरिया दिख रहा है हम इसे एक बड़ा सा सर्कल में डाल देते हैं। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, रेगिस्तान, जिसे हम मरुस्थल कहेंगे, जो भारत पाकिस्तान को मिला करके है। अगर इसके उत्तर में जाइएगा, ओके ना, हम यहाँ पर डायरेक्शन लिख देते हैं आपके लिए। ये एक डायरेक्शन सिंबल है, ऊपर नॉर्थ होगा यानी उत्तर, दक्षिण, उत्तर की दिशा। नीचे आइएगा तो आपको साउथ मिलेगा यानी कि दक्षिण की दिशा मिलेगी, और ईस्ट और मिलेगा आपको पूर्व यानी कि ईस्ट मिलेगा इंग्लिश में, और ईस्ट और आपको मिलेगा वेस्ट यानी कि पश्चिम की दिशा मिलेगी। अगर आप इस मरुस्थल के ऊपर जाइएगा तो ऊपर में जो एरिया मौजूद है हम उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल के ऊपर पंजाब का मैदान है। अगर ऊपर यानी उत्तर बोल रहे, ठीक है, और जैसे ही आप दक्षिण दिशा में आइएगा तो दक्षिण दिशा में यहाँ एक रेगिस्तान मौजूद है, जिसे हम कच्छ का रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्छ का रेगिस्तान। और ये कहाँ पर मौजूद है, ये गुजरात में मौजूद है। कच्छ का रेगिस्तान गुजरात में है, और ये भारत का सबसे बड़ा सफ़ेद मरुस्थल है। ठीक है, ये बनता कैसे है, ये नमक से बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर समुद्र का पानी आता है, फिर जब कह सकते हैं बहुत अधिक गर्मी पड़ता है तो समुद्र का पानी पीछे चला जाता है, और यहाँ पर मौजूद नमक जो है बहुत ज़्यादा नमक छोड़ देता है, जिसके चलते यहाँ पर एक रेगिस्तान का निर्माण होता है, जिसे हम सफ़ेद रेगिस्तान कहते हैं। तो ये कहाँ पर मौजूद है, कच्छ। ठीक है, तो उत्तर दिशा में आपका पंजाब का मैदान है, और नीचे गुजरात में क्या है, कच्छ का रेगिस्तान है। इसके जस्ट इस दिशा में आइएगा, ये जो दिशा है, ये दिशा है यानी कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, इस दिशा में, ओके ना, इस दिशा में। तो दक्षिण पूर्व दिशा में आइएगा या फिर पूर्व दक्षिण दिशा में आइएगा, यानी जिसे हम साउथ ईस्ट इंग्लिश में कहेंगे, तो आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, जिस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। और इस अरावली पर्वत श्रेणी के आगे जैसे बढ़िएगा तो भारत का पठारी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, यानी कि भारत में पठारी श्रृंखला प्रारंभ हो जाता है। पठारी श्रृंखला जैसे ही खत्म होती है और बलुआ रेत स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से ही भारत में रेगिस्तान प्रारंभ हो जाता है। ओके, इसीलिए जब हम एक बार देख रहे थे ना मैन वर्सेस वाइल्ड, तो उसमें ये जब खो गया था तो बोल रहा था कि अब हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पठारी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमको क्या होगा, रेगिस्तान से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। क्यों इसने बोला था, क्योंकि जैसे ही बलुआ पत्थर धीरे धीरे खत्म होता है, भारत में पठारी क्षेत्र क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ओके, खैर वो अलग चीज़ है। अब हम लोग देख लिए इस पूरे एरिया में क्या क्या चीज़ है। अब जस्ट इसके ईस्ट ओर जाइएगा, ये भारत यानी कि इस रेगिस्तान के लिए पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है, वेस्ट की ओर, या फिर आप वेस्ट यानी कि हम इसे बोल सकते हैं WN, यानी कि पश्चिम उत्तर, यानी वेस्ट नॉर्थ। अगर इस एरिया में जाइएगा तो आपको मिलेगा सिंध का क्षेत्र, सिंध का सिंचित क्षेत्र। सिंध का सिंचित क्षेत्र का मतलब यहाँ पर सिंधु नदी निकलती है, और इस पूरे एरिया में एक मैदानी भाग का निर्माण करती है, एक बहुत ही अच्छे क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम सिंध का सिंचित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये रेगिस्तान है, इसके आसपास का क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और तुलना करने पर हमको पता चला कि राजस्थान में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर एरिया ऐसा है जिसमें रेगिस्तान नहीं है, और इसका विस्तार न केवल राजस्थान में है बल्कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी है।
और साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने इसके विषय में पढ़ा। अब हमें समझना होगा कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसमें तापमान कितना होता है, वर्षा कितना होता है, और इसमें किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आइए इसकी कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ते हैं। अब आइए समझते हैं कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होता है, उस क्षेत्र में रेगिस्तान का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें रेगिस्तान के विषय में, तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो हम उसे क्या घोषित कर देंगे, रेगिस्तान घोषित कर देंगे। और अगर कभी कम वर्षा होता है तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है और वहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा वगैरह। देखिए, पेड़ क्या करता है, वो जड़ वो फैलाता है और मिट्टी को क्या करता है, पकड़ के रखता है। और वही का काम करता है पानी। पानी क्या करता है, वो उस मिट्टी को क्या करता है, अब आपस में सटा करके रखता है। और अगर पानी ही कम बरसेगा तो वनस्पति क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और वनस्पति खत्म हो जाएगा तो मिट्टी की पकड़ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और इस तरह से मिट्टी धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ों में टूटता चला जाएगा और टूटने के चलते वो किस में बदल जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा। और इसी प्रक्रिया के चलते यहाँ पर भी क्या हुआ, मरुस्थल का निर्माण हुआ। जबकि ये जो प्रक्रिया है ये 1 साल 2 साल ये बहुत ही कम समय में नहीं होता, बल्कि इसमें लंबा समय लगता है। लगभग हम अगर बात करें तो भौगोलिक भाषा में इसे कैरिबियन युग कहते हैं। और आज से लगभग 330 मिलियन ईयर्स एगो में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि आज से लगभग 33 करोड़ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में इस प्रकार की पानी की कमी हुई, वहाँ पर वनस्पति खत्म हो गया और मिट्टी की जो पकड़ है वो कमजोर हो गई और धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता चला गया। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, रेगिस्तान का निर्माण हो गया। अगर आप बात करें इसमें कौन कौन से ऐसे पत्थर है या चट्टान है जो ये टूट करके बने हैं, तो ये ग्रेनाइट, जैसे कि अग्नेन चट्टान हो, जो अग्नेन है वो एक तरह का ग्रेनाइट चट्टानी है, उससे ही टूट करके बना हुआ है। और साथ ही साथ इसमें नदियों द्वारा निक्षेप भी लाया गया है। नदी जब बहती है तो अपने साथ ढेर सारा अवसाद लाता है। अवसाद माना कादो कीचड़, जो उसके साथ मिलता है, मिट्टी पत्थर वगैरह, उसको क्या कर लेता है, बहा लेता है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, निक्षेप कहते हैं। तो वो सब भी ला करके यहाँ पर लाया गया था, जो आज से लगभग 33 करोड़ साल, मतलब इतने समय अंतराल में वो छोटे छोटे कणों टुकड़ों में बदल गया और वो रेत में बदल गया। और इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ, एक रेगिस्तान का निर्माण हुआ। और इसका मेन कारण क्या है, यहाँ पर वर्षा की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई। और सबसे मेन कारण है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। अब इस रेगिस्तान में एक शब्द हमारी किताब में दिया गया है, वो शब्द लिखा गया बरकान। तो बरकान क्या होता है हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप कहीं पर भी बालू देखे होंगे जी, ठीक है ना, तो वो बालू क्या करता है, एक टीला का सामान बनाता है। तो यहाँ पर आपको एक अर्धचंद्राकार आकृति वाला टीला दिखाई देगा, बालू का टीला। और इसी टीला को यहाँ पर क्या बोला जाता है, बरकान बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। और एक शब्द यहाँ पर था बरकान क्या होता है और हम कब किसे रेगिस्तान कहते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके विशेषताओं के विषय में। देखिए, हम लोग समझ चुके हैं कि पूरी तरह से भारतीय मरुस्थल इस स्थान पर मौजूद है। और हम यह भी बता चुके हैं कि यह न केवल राजस्थान में है, बल्कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्र में भी फैला हुआ है और कुछ एरिया पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। इसकी विशेषता है, देखिए किसी भी मरुस्थल की कुछ विशेषताएं होती है। और यहाँ पर जो मरुस्थल है इसमें जो मिट्टी पाया जाता है हम उसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। किसी भी मरुस्थल में मौजूद मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो मिट्टी होगा हम उसे कैसा मिट्टी कहेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी कहेंगे। ओके, हम आपको बता चुके हैं कि एक बर्फ वाला भी क्षेत्र होता है जिसे मरुस्थल कहते हैं, लेकिन वो ठंडा मरुस्थल होता है, वहाँ पर मिट्टी नहीं पाया जाता, वहाँ पर बर्फ पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पाया जाएगा, मिट्टी पाया जाएगा। और ये एरिया क्या हो जाता है, गर्म होता है। ओके, गर्म के विषय में आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर किन किन तरह की मिट्टी पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर मिट्टी की अगर कलर की बात करें तो लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, भूरी कलर की मिट्टी पाई जाती है, ब्राउन कलर का। उसके बाद काली रंग की भी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर जो काली मिट्टी पाई जाती है और वह पीली मिट्टी पाई जाती है, वह तराई वाली मिट्टी पाई जाती है। अब तराई का एरिया जो है वह नदी निर्माण करता है। नदी जब शिवालिक के क्षेत्र से आगे बढ़ती है तो वो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दलदली क्षेत्र नहीं है, बल्कि वही दलदली क्षेत्र जब आगे जाके सूख चुका है या फिर हल्का उसमें नमी बना हुआ है तो उस क्षेत्र को हम तराई वाली मिट्टी कहते हैं। और ये जो मिट्टी है वो किस कलर का है, लाल व पीली मिट्टी है। ओके, अब देखिए इस मिट्टी की गुण क्या है, ये पूरी तरह से खुरदरी मिट्टी है। यानी कि जिस तरह से खुरद करके कोई मिट्टी बन जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक पत्थर है, उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग टुकड़े में छोटे छोटे कण में बन जाता है, तो हम उस तरह की मिट्टी को खुरदरी मिट्टी कहते हैं। और ये चूनेदार होता है, जिस तरह से चूना होता है, और ये पूरी तरह से क्या होता है, शुष्क होता है। यहाँ पर चूनेदार कहने का मतलब होता है कि इसमें चूने की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम चूनेदार मिट्टी कहेंगे। तो ये खुरदरी, चूनेदार और पूरी तरह से शुष्क, मतलब पूरी तरह से सूखा होगा। इसमें जरा सा भी नमी, पानी
पानी या मॉइस्चर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर मौजूद जो मिट्टी है उसकी क्या विशेषता है। अब देखिए इस रेगिस्तान की क्या विशेषता है यहाँ पर देखने के लिखे हैं। अब देखिए किसी भी रेगिस्तान में तापमान जो है वह सबसे अहम भूमिका निभाता है। और याद रखिए रेगिस्तान में जितनी ज़्यादा आपको गर्म लगेगा उतना ही आपको ठंडा भी लगेगा। इसीलिए यहाँ पर तापमान जो है सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर गर्म की बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान जा सकता है, जो हाईएस्ट अभी तक रिकॉर्ड किया गया तापमान है। जिस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और अलग अलग प्रदूषित हवाओं के चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, आने वाले समय में रेगिस्तान का तापमान भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक हाईएस्ट तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया है? 50 डिग्री सेल्सियस। और ये कब रिकॉर्ड किया गया है? मई से जून के महीने में, जब हमें बहुत तेज़ गर्म लगती है। उत्तरी क्षेत्र में चाहे आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहें, आपको गर्मी महसूस होगा मई से जून के महीने में। और भारत में सबसे अधिक गर्मी आपको कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा। कब? मई से जून के महीने में। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आपको सलाह दिया जाएगा कि अगर आप रेगिस्तान घूमने के लिए जाना चाहते हैं, भारत के राजस्थान छोड़ करके, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र छोड़ कर किसी दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, तो आप मई से जून के महीने में मत जाइएगा, क्योंकि ये गर्मी आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। तो आपका जाना कब होगा? इसके बाद का जो महीना है, जैसे कि जनवरी का महीना सबसे ठंडा महीना होता है। जनवरी में जब तापमान कितना होता है? 5 से 10 डिग्री के आसपास का तापमान रहता है, यानी कि ये न्यूनतम तापमान है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का जो भारतीय मरुस्थल है वो सबसे ज़्यादा गर्म कब होता है, तो आप बोलिएगा मई से जून के महीने में। अगर आपसे पूछेगा सबसे ठंडा कब रहता है, तो इसका जवाब होगा जनवरी के महीने में। और तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब एक चीज़ आप याद रखिए, रेगिस्तान के क्षेत्र में हमेशा जो है वो बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती है। और इन तेज़ हवाओं के चलते ही जो है बालू एक जगह से दूसरी जगह होते रहता है, जिसे हम रेत कह सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर मई से जून का वो महीना होता है जिसमें जो हवाएं हैं वो बहुत ही तेज़ चलती है। लगभग 140 से 150 किलोमीटर की तेज़ हवाएं चलती है। और ये हवाएं केवल खुद नहीं चलती है, बल्कि अपने साथ साथ तेज़ धूल भी लाती है। और साथ ही साथ इसमें भारी आंधी भी आती है और इसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती है। और इसी तेज़ हवाओं के चलते भारी आंधी और यहाँ पर मौजूद धूल जो है वो उड़ने लगता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप कभी भी राजस्थान के रेगिस्तान में घूमने के लिए जाइएगा तो आप मई जून के महीने में नहीं जाइएगा, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ऊपर से यहाँ पर धूल कभी भी उड़ सकता है। तो ये था क्या इसकी विशेषता। तो यहाँ पर ही जो भारतीय मरुस्थल का वीडियो था वो खत्म होता है और हमने समझ लिया भारतीय मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है और साथ ही साथ इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ शब्द या कुछ सवाल आपके मन में होंगे जिसका जवाब हम आपको चैप्टर 3 में देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो पानी की समस्या उसे कैसे खत्म किया जाता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी नदी लूनी नदी कहाँ पर बहती है, और यहाँ पर मौजूद जो अलग अलग झील है वो कहाँ पर मौजूद है, और अगर यहाँ पर नदी झील और पानी है तो आखिरकार यहाँ पानी की कमी क्यों होती है। इस चीज़ का जवाब है चैप्टर 3 में, जब हम अपवाह आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अपवाह में केवल नदी के विषय में पढ़ना है और नदी एवं झील के विषय में पढ़ना है। इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों को उसमें पोस्टपोन कर दिया, यानी कि वहाँ पर जाकर के आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।